जिसने हर किसी को चौंका दिया। इस खबर के अकॉर्डिंग 60 वर्ष के राजनेता गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक के दौरान मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को अस्पताल ले जाया गया और वहीं उनकी मृत्यु हुई। हालांकि उनके परिवार ने मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देकर मारने का आरोप लगाया है। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। सच्चाई तो जांच के बाद सामने आ जाएगी, लेकिन आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली। यूपी पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए माफिया मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में चला गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी कोशिश की, लेकिन मुख्तार को वापस नहीं लाया जा सका। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से ट्रांसफर करके उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में लाना पड़ा था। उसका खौफ कुछ ऐसा था कि जब उसे बांदा जेल लाया गया, बांदा जेल को हाई सिक्योरिटी जेल में बदल दिया गया। 16 जून 2021 को उन्नाव जिले के जेल अधीक्षक AK सिंह को बांदा जेल में ट्रांसफर किया गया, लेकिन 17 अक्टूबर 2021 को वो इतनी लंबी मेडिकल लीव पर गए कि फिर दोबारा लौट कर नहीं आए। इसके बाद बरेली जेल से विजय विक्रम सिंह को 12 नवंबर 2021 को बांदा जेल ट्रांसफर किया गया, लेकिन विजय विक्रम ने बांदा जेल में ज्वाइनिंग ही नहीं की। फाइनली 29 नवंबर को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा। तब से बांदा जेल का सारा मैनेजमेंट प्रभारी जेल अधीक्षक संभाल रहे हैं। लोगों के मन में मुख्तार अंसारी की छवि रॉबिन हुड की थी। वो गरीबों की मदद करता था, जरूरतमंद और बेरोजगार नौजवानों को अपने साथ मिला लेता था। या में नहीं रहे, लेकिन वो हमारे खातिर वो गरीबों की मसीहा थे और अमीरों की भी मसीहा थे। वो इतना शातिर था कि खुद कभी अपराध नहीं करता था। उसने अपने साथ जिन लोगों की फौज खड़ी कर रखी थी, उनके जरिए वो किसी की जान ले सकता था, और ये नौजवान भी उसके एक इशारे पर अपनी जान दे सकते थे। अपने इन्हीं लड़कों की मदद से मुख्तार ने अपने डर का साम्राज्य खड़ा किया। वो डरा धमका कर सरकारी ठेके हासिल किया करता था। उसने कॉम्पिटिटर्स और विरोधियों की हत्या कराकर लोगों में डर पैदा करता था। यहाँ तक कि सरकारी नजूल की जमीनों पर अवैध कब्जा करके अपने कनेक्ट बिल्डर्स के माध्यम से हाउसिंग सोसाइटियां बनवाईं। पुलिस मुख्तार को गिरफ्तार करके जिस जेल में बंद करती थी, उसके साथ वाले लड़के भी छोटे मोटे मामले में जमानत कटवाकर इस जेल में बंद हो जाते थे। फिर इनका इस्तेमाल वो जेल में अपना सिक्का जमाने में किया करता था। पूरी की पूरी बैरक को अपने कब्जे में ले लेता था और इन छोटे अपराधियों के माध्यम से अपहरण, हत्या जैसे अपराध करवाया करता था। जेल में हथियार, मोबाइल जैसी दूसरी सुविधाएं हासिल करने के लिए उसके लोग जेल स्टाफ के भ्रष्ट लोगों का इस्तेमाल किया करते थे, उन्हें पैसे खिलाया करते थे। मुख्तार जेल में अपना मोबाइल भी अपने पास नहीं रखता था, बल्कि अपने किसी लड़के के पास रखता था। जरूरत होने पर वो उसे ले लिया करता था। यहाँ तक कि जेल में वो हथियार भी अपने पास नहीं रखता था, बल्कि जमीन के नीचे या किसी सुरक्षित जगह पर छुपा के रखता था, जो जरूरत पड़ने पर आसानी से उसे मिल जाते थे। सामान्य रूप से उसने उत्तर प्रदेश के हर सरकारी अफसर के दफ्तर में मुख्तार ने अपने लोग बिठा रखे थे, जो अधिकारियों के मंसूबों और उनके मूवमेंट की जानकारी उसे पहुंचा देते थे। पैसों से बचने के लिए वो अक्सर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया करता था। कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए मुख्तार के पास 15 से 20 वकीलों की ऐसी फौज होती थी, जो दूसरे पक्ष पर दबाव बनाती थी, मामले को ज्यादा से ज्यादा लटकाने का काम किया करती थी, और इस बीच उसके लोग गवाहों को डरा धमका कर या अन्य तरीकों से अपने पक्ष में करवा लेते थे। 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पैदा हुए मुख्तार अंसारी का परिवार काफी रसूखदार हुआ करता था। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम के कालखंड में साल 1926-27 के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके पिता सुभान अल्लाह अंसारी और माता बेगम राबिया अंसारी थी। तीनों भाइयों में सबसे छोटा मुख्तार अंसारी अपने कॉलेज के जमाने में बेहतरीन निशानेबाज था। इसके अलावा उसे क्रिकेट खेलने का भी शौक था। इसके अलावा उसके दो बड़े भाई सिबातुल्लाह अंसारी और अफजल अंसारी हैं। मुख्तार के चाचा हामिद अंसारी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं। साल 1989 में मुख्तार की शादी आफसा अंसारी से हुई। उनके दो बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। वर्तमान समय में मुख्तार अंसारी के अलावा उसके परिवार के सदस्यों पर भी मुकदमे हैं, जिनमें उसके छोटे भाई अफजल अंसारी पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। कई मामलों में यूपी पुलिस मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की भी तलाश कर रही है। यूपी की सीतापुर जेलर रह चुके SK अवस्थी अपनी ड्यूटी के दौरान मुख्तार अंसारी को चुनौती देने वाले वो अधिकारी थे, जिन्होंने मुख्तार जैसे अपराधी के खिलाफ अपनी लड़ाई की शुरुआत की। साल 2022 में जब लखनऊ की जेल से कुछ कैदी फरार हुए, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने 3 नए अधिकारियों को तैनात किया। इनमें से एक सीतापुर जेल के तत्कालीन जेलर SK अवस्थी भी थे। उत्तर प्रदेश के जेल विभाग में पदस्थ रहे श्री अवस्थी अपने 37 साल के ड्यूटी पीरियड में नियम कानूनों को फॉलो कराने को लेकर अपराधियों से पंगा लेते हुए नजर आते हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि ये बात अप्रैल 2003 की है, जब उत्तर प्रदेश में लखनऊ विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था। उस समय मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक के तौर पर चुने गए थे।
लेकिन वो लखनऊ जेल में बंद था। विधानसभा के सत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में शिफ्ट हो गया। 23 अप्रैल 2003 को कुछ लोग मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए जेल के गेट पर आए। सुबह के लगभग 10:30 बज रहे थे। एसके अवस्थी बतौर जेलर अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। उसी समय वहां पर मुख्तार अंसारी भी आ गया और उसने जेल गेट पर मिलने आए लोगों को बिना तलाशी लिए ही अंदर ले जाने के लिए कहा। जेलर अपने दफ्तर के बाहर निकलकर जेल गेट की तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्तार से मिलने आए हुए लोग बिना तलाशी के ही जेल के अंदर आ चुके थे। जेलर साहब ने अपने स्टाफ को इन लोगों की तलाशी लेने का निर्देश दिया। इसके बाद तो मुख्तार अंसारी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने भीतर आए एक विजिटर के पास से रिवॉल्वर ली और उसे सीधा जेलर के ऊपर तान दी और गाली गलौज करते हुए जेलर से बोला कि तुम जेल से बाहर आओ, तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। जेलर को जान से मारने की धमकी देते हुए इसके पहले कि वो कुछ करता, जेल स्टाफ ने बीच बचाव किया। जेल के स्टाफ ने किसी तरह समझा बुझाकर मुख्तार अंसारी को वापस उसकी बैरक में भेज दिया। इस घटना से आहत हुए जेलर एसके अवस्थी मुख्तार अंसारी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे, परंतु उनके ऊपर के अधिकारी उन्हें ऐसा करने से मना कर रहे थे। 24 अप्रैल 2003 को लखनऊ के आलमबाग थाने में एसके अवस्थी ने इस घटना की जानकारी देते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके 2 महीने बाद मजिस्ट्रेट ने जून 2003 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 506, 504 और 353 के तहत चार्ज फ्रेम कर दिए। इसके बाद यह मामला हमारे देश की न्याय प्रक्रिया के तहत न्याय के इंतजार में लटक रहा है। साल 2007 में एसके अवस्थी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की जेल में तैनात किया गया। यह मुख्तार अंसारी का होम डिस्ट्रिक्ट था। मुख्तार अंसारी इसी जेल में बंद था और मिस्टर अवस्थी के आने से पहले उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेलर एसके अवस्थी जब गाजीपुर जेल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहां पर मुख्तार के लिए बाकायदा टेनिस कोर्ट बना हुआ था। बताया जाता है कि वहां पर जिले के अधिकारी भी उसके साथ टेनिस खेलने के लिए आते थे। गाजीपुर जेल में वो काफी मौज मस्ती किया करता था। जेल में उसकी एक्टिविटी से रिलेटेड एक डिटेल रिपोर्ट मिस्टर अवस्थी ने तैयार की और उसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया। इसके बाद जेलर अवस्थी का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कर दिया गया। यहीं से साल 2013 में मिस्टर अवस्थी रिटायर भी हो गए। मित्रों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। कानून के लूप होल्स का बेनिफिट लेते हुए मुख्तार अंसारी ने साल 2014 में मिस्टर अवस्थी को एक बार फिर कोर्ट में डिबेट के लिए बुला लिया। 25 फरवरी साल 2024 को मिस्टर अवस्थी एक बार फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में हाजिर तो हुए, लेकिन वो 10 साल पहले अपने दिए गए बयान से मुकर गए। 23 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हुई, क्योंकि जेलर के साथ बदतमीजी के इस मामले में मुख्तार अंसारी को एडीजे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। इसके बाद तो योगी बाबा एक्शन में आ गए और उन्होंने होम मिनिस्ट्री को इस मामले की अपील न केवल हाई कोर्ट में करने के लिए कहा, बल्कि उन तमाम बातों की जांच पड़ताल करने के लिए कहा जिसकी वजह से एडीजे की कोर्ट में सरकार को यह केस हारना पड़ा। इस मामले में 27 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक बार फिर हाई कोर्ट में अपील की। इसके साथ ही सरकार ने उन तमाम कर्मियों को ढूंढ लिया था जिसकी वजह से एडीजे कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कमजोर पड़ गया था। इस मामले में प्रोसिक्यूशन का वकील एजीडीसी मुनीश यादव था। जांच के दौरान यह बात पता लगी कि वो पैसा तो सरकार से ले रहा था, लेकिन काम मुख्तार अंसारी के लिए कर रहा था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीश यादव इस मामले की निगरानी कर रहा था, लेकिन उसने सरकार को गलत जानकारियां दी। इसके साथ ही इसने राइटिंग में यह भी उल्लेख कर दिया कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जेलर से बदतमीजी का यह मामला हाईकोर्ट में अपील के लायक नहीं है। जब प्रोसिक्यूशन को अपने इन्वेस्टिगेशन में मुनीश की इस हरकत को समझ में आया तो उसे हटा दिया गया और हाई कोर्ट में वकीलों के एक नए ग्रुप ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखा। अपील के लगभग 6 महीने बाद लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच ने मुख्तार अंसारी को जेलर को धमकाने के मामले में दोषी पाया और उसे 7 साल की कैद की सजा सुना दी। इसके साथ ही उस पर 37,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें कि यह पहला ऐसा मामला था जिस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई। इसी साल 2022 में जनता ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भारी बहुमत से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों ने मुख्तार अंसारी की हेकड़ी निकालना शुरू कर दिया। मुख्तार और उसके जैसे तमाम अपराधियों को उनकी औकात याद दिलाने में कुछ अफसरों का नाम काफी इंपॉर्टेंस रखता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार और उत्तर प्रदेश सरकार की होम मिनिस्ट्री के पूर्व अपर सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ बाकायदा प्लान बनाकर उसकी क्राइम कुंडली पर काम करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के चीफ सेक्रेटरी और होम मिनिस्ट्री के अफसर संजय प्रसाद उत्तर प्रदेश के 50 लिस्टेड क्रिमिनल्स के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर नजर बनाए हुए थे। इसके साथ ही ये होम मिनिस्ट्री और लॉ डिपार्टमेंट के बीच एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखते हैं।
यूपी की जेलों में बड़े पैमाने पर चेंज करने वाले डीजी आनंद कुमार ने जेलों में वीडियो वॉल का चलन शुरू किया, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश की जेल में बंद अपराधियों की निगरानी की जा सके। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे एडीजी प्रशांत कुमार ने मुख्तार अंसारी सहित यूपी के तमाम अपराधियों के खिलाफ पुलिस के एक्शन का सिस्टम डेवलप किया और इसे इंप्लीमेंट भी किया। एडीजी आशुतोष कुमार पांडे ने इन अपराधियों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को इतना मजबूत किया कि उन्हें कानून के मुताबिक सजा दिलाई जा सके। इसके अलावा इन्होंने प्रोसिक्यूशन को पेपरलेस करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स को पावरफुल एक्शन के लिए तैयार करने वाले अमिताभ यश ने मुख्तार अंसारी के गुर्गों के खिलाफ सोशल कार्रवाई की। यूपी के मऊ जिले के सराय लखन सिंह थाने में मुख्तार अंसारी और दूसरे लोगों के खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज की। यह मामला एमएलए फंड के मिसयूज का था। इस मामले में 14 जून यूपी हाई कोर्ट की बेंच के मजिस्ट्रेट राहुल चतुर्वेदी ने मुख्तार अंसारी की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता लोगों में एक रॉबिन हुड इमेज रखता है, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक चैलेंज है। इसके साथ ही साल 1986 से कंटिन्यू अपराध करता चला आ रहा है। वो एक हैबिचुअल और हार्डकोर क्रिमिनल है। अपराधी ने सिस्टम को कुछ इस तरीके से सेट करके रखा है कि उसके खिलाफ 50 से ज्यादा मामले होने के बावजूद एक भी मामला सिद्ध नहीं हुआ। लखनऊ के हजरतगंज थाने में साल 1999 में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक और मामला दर्ज हुआ था। 23 दिसंबर साल 2020 में ट्रायल कोर्ट ने जेलर को धमकाने वाले मामले के साथ साथ इस मामले में भी मुख्तार को दोष मुक्त कर दिया था, लेकिन आगे चलकर हाई कोर्ट ने इस मामले में भी उसे 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माने की सजा सुनाई। जेलर एस के अवस्थी से पहले लखनऊ जेल में जेलर आर के तिवारी की हत्या कर दी गई थी और इसका कारण यह था कि वो मुख्तार अंसारी पर रोक टोक करते थे। 1990 में गाजीपुर जिले में आलोक रंजन डीएम थे, जो आगे चलकर यूपी गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी भी बने। मुख्तार अंसारी पर 1990 के दौरान उनके फर्जी सिग्नेचर के बेसिस पर शस्त्र का लाइसेंस लेने का आरोप है। इस मामले में गाजीपुर की एंटी करप्शन कोर्ट में आलोक रंजन का 7 जुलाई को बयान कराया गया। इसी प्रकार मिस्टर आर के तिवारी पूर्व मुख्य सचिव रहने के साथ साथ वर्तमान में परिवहन निगम के अध्यक्ष हैं। 1999 में जब आगरा के डीएम हुआ करते थे, तब उन्होंने मुख्तार अंसारी की बैरिक से मोबाइल सीज किया था। सितंबर महीने में इस मामले में मिस्टर तिवारी की भी गवाही कराई गई। मुख्तार अंसारी को आगे चलकर पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि इसके लिए पंजाब में मुख्तार अंसारी पर एक फर्जी केस लगाया गया और उसके प्रोडक्शन वारंट के तहत उसे पंजाब लाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अंसारी की फैमिली से रोपड़ में किराए के मकान में रहा करती थी। जेल में मुख्तार अंसारी को पूरी सुविधाएं प्राप्त थीं, यहां तक कि उसे एक ऐसा बैरक दिया गया था जो पहले से ही 25 कैदियों के लिए बनाया गया था, लेकिन उसमें अकेले मुख्तार अंसारी को रखा गया था। इस बैरक में मुख्तार अंसारी की मर्जी के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता था। यहां तक कि जेल स्टाफ तक को भी मुख्तार के बैरक के भीतर जाने की इजाजत ही नहीं थी। इस बैरक को भीतर से भी बंद किया जा सकता था और वहां पर अक्सर एक महिला का भी आना जाना हुआ करता था। वो महिला कोई और नहीं, मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा अंसारी थी। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी का सीधा संबंध तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से होना बताया जाता है। उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और बताया जाता है कि पंजाब सरकार ने ही जेल में मुख्तार अंसारी को फैसिलिटेट किया था। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी की पैरवी करने के लिए एक लॉयर को 55 लाख रुपए की फीस पंजाब सरकार ने ही दी थी। वकील हर पेशी पर मुख्तार की पैरवी करने के लिए 11 लाख रुपए लेता था। इस बीच में यूपी पुलिस ने कई बार प्रोडक्शन वारंट भेजकर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने की अपील की, लेकिन वहां की सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की हर अपील को लटका कर रखा। अब यह खुलासा तब हुआ जब पंजाब में चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी की सरकार आई। इस नई सरकार ने मुख्तार अंसारी के खर्च उठाने से मना कर दिया। बात मुख्तार अंसारी के शुरुआती करियर की करें। यूसुफ का इंटरमीडिएट कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई खत्म करने के बाद गाजीपुर के पीजी कॉलेज से मुख्तार अंसारी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मुख्तार के सहपाठी रहे अजीजुल हलीम का कहना था कि मुख्तार बहुत बढ़िया निशानेबाज था। वो गुलेल से अच्छा निशाना लगाता था। इसी दौरान इस क्षेत्र में कुछ सरकारी योजनाएं शुरू हुई और उनके ठेके को लेकर लोगों में मारामारी शुरू हुई। बेसिकली 2 गुट आमने सामने थे, जिनमें से एक साहिब ग्रुप था और दूसरा मकरू सिंह ग्रुप था। ठेके की यह लड़ाई क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई बनती चली गई। मुख्तार अंसारी मकरू सिंह ग्रुप से जुड़ा था और उसके सामने साहिब सिंह ग्रुप था, जिसमें ब्रजेश सिंह भी शामिल था। दोनों ग्रुप में आपसी गंगवार और लड़ाई झगड़े होते रहते थे। आगे चलकर मुख्तार ने अपना एक अलग गैंग बनाया और ब्रजेश सिंह ने भी अपना एक अलग गैंग बनाया। अब ये दोनों ही रेलवे और बिजली के सरकारी ठेके हथियाने के लिए एक दूसरे के कंपटीशन में उतर चुके थे। 80 के दशक में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे प्रदीप सिंह 2003 में डिप्टी सीएम होकर रिटायर हुए। वो बताते हैं कि साल 1985 में एक प्लांट को लेकर के झगड़े के दौरान मुख्तार और ब्रजेश एक दूसरे के आमने सामने आ गए और तब से इन दोनों के बीच की दुश्मनी खतरनाक रूप लेती चली गई। साल 1988 में मुख्तार अंसारी पर हत्या का पहला मुकदमा ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या का दर्ज हुआ था।
मुख्तार की क्राइम कुंडली के जानकार रहे यूपी पुलिस के ब्रजलाल बताते हैं कि मुख्तार ने सच्चिदानंद रॉय हत्याकांड के बाद एक अपराधी के तौर पर अपनी पहचान कायम की। उसने हर जिले में अपने लड़के तैयार किए। वो खुद कोई अपराध नहीं करता था। साल 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और जेलर आर के तिवारी हत्याकांड के दौरान वो खुद जेल में बंद था। 1989 बैच के पीपीएस ऑफिसर शैलेंद्र ने उस दौर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की, जब एरिया के साथ साथ शासन प्रशासन में भी उनकी तूती बोलती थी। दरअसल ये मामला साल 2004 का है, जब सी सेना से एलएमजी लेकर भागा एक व्यक्ति एलएमजी लेकर उसके खरीदार मुख्तार के पास बेचने जा रहा था। शैलेंद्र ने समय रहते उसे भगोड़े को गिरफ्तार किया। मुख्तार के पास से एलएमजी को बरामद किया गया। उसके खिलाफ पोटा की कार्रवाई। 1995 से मुख्तार ने यूपी की मऊ सीट से वो पॉलिटिकल एक्टिव हो गया और वहां से वो लगातार विधायक भी रहा। इस सीट पर 30% वोट मुसलमानों के हैं, जिसका फायदा भी उसे मिलता रहा। पहली बार बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर वो विधायक बना। इसके बाद 2012 में उसने कौमी एकता दल के नाम से पार्टी बनाई और मऊ से इसी पार्टी से चुनाव लड़कर वो विधायक बना। ये थी माफिया मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आखिर क्या कारण है कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग हमारे सिस्टम में बैठकर इसका ही मजाक उड़ाते हैं और लोगों पर अत्याचार करते हैं? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।